हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? अरे भैया, ये ब्लॉग का चैनल नहीं है, यहाँ पे होती है पढ़ाई। तो ये जो डायलॉग मैंने बोला ना, तो प्लीज इसके वजह से आप ये मत सोच लेना कि ये कोई ब्लॉग का चैनल नहीं। ये है केवल पढ़ाई 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 और पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रीवियस लेक्चर को आज कंटिन्यू करूंगा। प्रीवियस लेक्चर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। उस लेक्चर, वो एक लैंडी लेक्चर जा रहा था, तो मैंने कहा चलो इसे दो पार्ट में बना लेते हैं। और आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर हम गॉस थ्योरम को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, और उस लेक्चर में आपने एक बात नोटिस की कि मैं लगातार फ्लक्स के इर्द गिर्द रह रहा था। मैंने फ्लक्स के विषय में ही आपसे डिस्कशन किया, और मैंने कहा कि कुछ जगहों पे या कुछ सिचुएशंस पे आपको फ्लक्स कैलकुलेट करने में जब मुश्किल आती है तो गॉस थ्योरम उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते करते हमें कुछ और इंफॉर्मेशन देके चली जाती है। वो इंफॉर्मेशन आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में भी डिस्कशन कर पा रहे हैं ड्यू टू गॉस थ्योरम एंड ट्रेडिशनल मेथड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। आज लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर को जब मैंने एंड किया तो एंड करते समय मैं था एक एप्लीकेशन पे, गॉस थ्योरम के एक एप्लीकेशन पे, जहां पे मैं एक चार्ज्ड कंडक्टर के अराउंड, स्फेरिकल कंडक्टर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें कर रहा था। आपने एक बात नोटिस की कि मैं अगर चार्ज कंडक्टर की बात करता हूं तो चार्ज कंडक्टर में उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, बिकॉज ऑफ जैसे ही एक कंडक्टर को आप चार्ज करते हैं तो चार्ज सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है ना। ये भी बातें मैं आपको बता चुका हूं, सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। तो अगर मुझे अंदर यानी कंडक्टर के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो वहां से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस। लेकिन आपने एक नोटिस किया कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर हर जगह कहीं ना कहीं उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है। दैट्स वाई गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको जीरो मिल रही थी। क्लियर है ना। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज जो डिस्कशन है वो डिस्कशन देखो है क्या क्या। आपको पता है कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। लीनियर चार्ज को भी डिस्कस कर चुका हूं, सरफेस चार्ज को भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। सरफेस चार्ज में प्लेट्स एंड स्फीयर के बारे में भी मैंने बताया, है ना। कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में मैंने बात की। आज मुझे बात करनी है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो प्लीज इससे बहुत ज्यादा यहां दिमाग लगाने का आपको जरूरत है नहीं। नॉन कंडक्टिंग वर्ड यूज करने का यहां पे केवल और केवल एक साधारण सा तरीका है भैया कि हमने नॉन कंडक्टिंग वर्ड की, अगर आप किसी नॉन कंडक्टर को चार्ज करते हो तो चार्ज जहां है वहीं पे रहता है, वो सरफेस तक नहीं, सरफेस पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। इसी वजह से उस अरेंजमेंट में आपको वॉल्यूमेट्रिक बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं आज कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज को लेकर भी डिस्कशन करने वाला हूं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने कई बार यहां से क्वेश्चन आते हुए देखा है, और कंडक्टर की प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन करने के लिए मैं कहीं ना कहीं गॉस थ्योरम का ही यूज करूंगा। अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं गॉस थ्योरम का ही यूज करूंगा। और रियल लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस में आपको कंडक्टर की प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाती हैं। मैं वो सिचुएशंस या फिर वो एनालिसिस भी मैं आपको देने वाला हूं। तो शुरू करते हैं ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए। और डिस्कशन मुझे जो कि पता है आपको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज पे ही करना है, तो मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। मैं प्रीवियस डिस्कशन कर चुका हूं आपसे। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज या फिर यहां पे हम बात करेंगे एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटर की, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटर की बात करने वाला हूं, ठीक है। और मैंने वो इंसुलेटर कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर दिया। एक स्फीयर जिसकी रेडियस है R, और ये चार्ज्ड है। तो आपको पता है कि चार्ज यहां पे वॉल्यूमेट्रिकली अरेंज होगा, क्योंकि इंसुलेटर है। इंसुलेटर होने की वजह से चार्ज जहां है वहीं पे रहेगा, सरफेस तक कंडक्ट करके नहीं जाएगा।
तो यहां पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं, मैंने वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रखा है। और यहां पे इससे मैंने यूनिफॉर्म बोला है, जहां पे चार्ज डेंसिटी, इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो रो है। आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने लेके आया हूं। वैसे मैं हर दिन क्वेश्चन लेके आता हूं, है ना, वो मैं सीरीज अलग से चलाऊंगा। मैंने बोला ना, सब्जेक्ट को पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करने दो अलग अलग चीजें हैं भाई। फिजिक्स में यही तो बड़ी बात है यार। कई बार कॉन्सेप्ट हमें आता भी है, तब भी हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आते हैं हमें। उसकी सीरीज में अलग से चलाऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो ट्रिक है ना, जो तरीका है, जो सोचने का तरीका है, वो मैं अलग से बताऊंगा। लेकिन यार मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे प्यारे बच्चे हैं जिनको बोर्ड परीक्षाओं भी देनी है। तो बोर्ड परीक्षाओं की उनकी अच्छी से तैयारी हो जाए और अपनी कॉम्पिटिशन एग्जाम जो है उनकी भी तैयारी हो जाए। यहाँ पे भैया बहुत ज्यादा हा उल्ला तो है नहीं, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। तो यहाँ पे भगवान तो बनने की जरूरत नहीं भाई, है ना। बेसिक सी बातें हैं, 11वीं और 12वीं ही पढ़ाना है, 11th एंड 12th ही पढ़ाना। तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा सोचने का आपको जरूरत नहीं है। वही टीचर्स हम यहां पे कर रहे हैं। तो भैया भगवान तो मैं नहीं, ठीक है। अब मुझे बात करनी है कि अगर मैं इस स्फीयर में अंदर, इस स्फीयर के अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं, या फिर मैं इसके सरफेस पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करता हूं, या मैं सरफेस के बाहर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं, तो ये क्या सारे डिस्कशन यहां पे किए जा सकते हैं? यस, बिल्कुल किए जा सकते हैं, है ना। जब आप इनटू द स्फीयर की बात करते हैं, इनटू द स्फीयर, मैं स्फीयर के अंदर की भी बात करूंगा, ऑन द स्फीयर, स्फीयर पे बात करूंगा, और आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, इसकी भी मैं चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। इनटू द स्फीयर, ऑन द स्फीयर एंड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। आपको मैं चिल्ला चिल्ला के ये बात बता चुका हूं, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बात अच्छे से बताई है कि जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वहां से पास होता है गॉसियन सरफेस बना दो। गॉसियन सरफेस आप जब ड्रॉ करोगे तो मुझे पता है यहां से पास होता है गॉसियन सरफेस। आपने कहा सर ये गॉसियन सरफेस आपने ऐसा ही क्यों बनाया, आपने ये गॉसियन सरफेस ऐसा क्यों नहीं बनाया यहां से पास होता हुआ, है ना। इसमें भी लॉजिक, मैंने बोला कि एक ऐसा गॉसियन सरफेस का मतलब है सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो। तो आपको पता है कि इस केस में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड में वो अलग अलग चली जाएगी। तो हमें एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करना है जहां पे हमें ये, मैं मान सकता हूं कि सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई मान लेते हैं, तो एक परफेक्ट गॉसियन सरफेस आपका ये है। यहां से पास होने के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं एक स्मॉल सरफेस एरिया यहां पे ds कंसीडर कर लूं, तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा, EdS, पता है आपको। और अगर मुझे इस गॉसियन सरफेस के से पास होने वाले फ्लक्स की बात करनी है, टोटल फ्लक्स की बात करनी है, तो फाई टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स टोटल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EdS आप करेंगे। और गॉसियन सरफेस एरिया कितना है, 0 से लेके 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, वेयर r इज लेस देन ऑफ r, है ना। इस स्फीयर की रेडियस, यानी जो पूरा स्फीयर है, पूरे की रेडियस कैपिटल R है। और जहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने गया हूं, एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट तो करने गया हूं, लेकिन मैं कैलकुलेट करने लग गया फ्लक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी उस पॉइंट पे, फ्लक्स ऐसे। तो ट्रेडिशनल तरीका है फ्लक्स को ऐसे कैलकुलेट करने का, ठीक। तो ट्रेडिशनल तरीके से फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया आपने, ऐसे। वहीं पे अगर मैं गॉस थ्योरम की बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर आप गॉस थ्योरम से ही कैलकुलेशन करने जाते हो, तो फ्लक्स आपको बहुत अच्छे से पता है Qin अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है उस बात का मेजरमेंट करना। उस बात के मेजरमेंट के लिए मैं थोड़ा यहां पे साइड में कर लेता हूं, तो प्लीज यहां पे देखना ध्यान से, मैं इसका साइड में एक मेजरमेंट कर लेता हूं, या फिर यहीं पे ऊपर। अगर मैं बोलूं वॉल्यूम कितना है इसका, अगर मैं लीनियर, मेरे पास डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई r क्यूब, ये है डेंसिटी, है ना। क्योंकि यूनिफॉर्म है तो डेंसिटी हर जगह सेम होगी। तो अगर मैं इस रीजन के लिए डेंसिटी कैलकुलेट करूं, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा,
चार्ज इस रीजन में चार्ज अलग क्यू डैश होगा, वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा। ये बात तो पता है, यूनिफॉर्म होने की वजह से डेंसिटी सेम है। अगर डेंसिटी सेम है तो Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू को आप Q डैश अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू के बराबर लिख सकते हैं। 4/3 कैंसिल, यानी Q डैश आपके पास कितना आ गया, Q आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। दिस इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस अंदर आप इमेजिन करें कि एक गोलीय रीजन है, गोलीय क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में चार्ज कितना है, दैट इज Q आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। जो Q है वो टोटल चार्ज है, लेकिन मैं किस हिस्से के चार्ज की बात करूंगा, तो Q इन कितना है, Q इन आपके पास है Q आर क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फ्लक्स एसोसिएटेड। ठीक है, गॉस थ्योरम से मैंने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब गॉस थ्योरम से जब मैं फ्लक्स कैलकुलेट करके आया तो मुझे पता चला कि इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, आपको पता दोनों वैल्यू तो बराबर होंगी, तो ईडीएस इज इक्वल टू क्यू, या फिर यहां पे डेंसिटी एक्चुअली था नॉट, है ना, यहां पे आपके पास चार्ज अपॉन वॉल्यूम बराबर किया, मैंने चार्ज के टर्म्स में डिफाइन कर दिया। चार्ज के टर्म्स में जो मुझे वैल्यू मिली है वो वैल्यू ये है ना, क्यू अपॉन क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, अगर चार्ज के टर्म्स में। अगर इसी को आप डेंसिटी के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, इसी को डेंसिटी के टर्म्स में कैलकुलेट कर ले, तो यहां से डेंसिटी के टर्म्स में आंसर क्या आता था, क्यू डैश इज इक्वल टू रोट समथिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो आप इसका आंसर यहां पे आप इसको चार्ज के टर्म्स में लाके डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको तो चार्ज के टर्म्स में लिख लो या फिर डेंसिटी के टर्म्स में लिख लो, दोनों आंसर्स यहां पे एप्लीकेबल है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 0 से लेके 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर तक इंटीग्रेट कर दो, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर, यानी द आंसर इज रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। उस स्फीयर के अंदर, उस स्फीयर के अंदर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, दैट इज रो स्मॉल आर। प्लीज डेरिवेशन को पकड़े, अगर आप डेरिवेशन को पकड़ के चलेंगे, मैंने बोला ना क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैंने बोला कि एक स्फीयर के अंदर, एक इंसुलेटिंग चार्ज्ड स्फीयर के अंदर सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, और यहां पे साफ साफ पता चला E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यानी जैसे जैसे आप स्फीयर के सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ेंगे, स्मॉल आर बढ़ेगा, स्मॉल आर बढ़ेगा तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगातार बढ़ेगी। क्लियर, डन, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है ऑन द स्फीयर का, क्या, ऑन द स्फीयर। अगर मैं ऑन द स्फीयर की बात करूं तो ऑन द स्फीयर के केस में आप देखें कि यार स्मॉल आर बढ़ते बढ़ते हो गया कैपिटल आर, यानी स्मॉल आर टेंडेड टू कैपिटल आर, तो फॉर्मूले में क्या बदलाव आएगा, फॉर्मूला बदल के हो जाएगा E इज इक्वल टू रो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑन द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल आर बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया, कैपिटल आर तक पहुंच गया, तो मैं स्मॉल आर की जगह में रिप्लेस कर दूंगा कैपिटल आर से और मुझे रिजल्ट मिल जाएंगे। ये है ऑन द स्फीयर की। अगर मैं आउटसाइड ऑफ द स्फीयर की बात करूं, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, वैसे आप चाहते तो मैं इसकी कंप्लीट एक कैलकुलेशन करके भी दे सकता था। कैलकुलेशन करने का वही तरीका कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो, वहां से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस, पास होता है गॉसियन सरफेस, और उस गॉसियन सरफेस पे स्मॉल सरफेस एरिया का कंसीडर करना, ट्रेडिशनल तरीके से फ्लक्स कैलकुलेट करना और गॉसियन लॉ से भी फ्लक्स को कैलकुलेट करना और दोनों के इक्वेट करके रिजल्ट बनाना। आप बिलीव करो आंसर आपको यही मिलने वाला है, ये ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी यहां पे आप डायरेक्ट, अब जब आपके पास रिलेशन है तो अब क्यों यहां पे बहुत ज्यादा फजी सी सिचुएशन डेवलप करें। अब मैं आउटसाइड ऑफ द स्फीयर की बात करता हूं। आउटसाइड ऑफ द स्फीयर मतलब यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल सी बात है, मैं यहां से
पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस पे स्मॉल सरफेस एरिया का सिलेक्ट करना। स्मॉल सरफेस एरिया ds, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E मान लो, तो यहां से जो फ्लक्स एसोसिएटेड है उसको आप E ds के बराबर कह सकते हो। दिस इज d phi, फ्लक्स के बराबर कर सकते हो। तो ट्रेडिशनल तरीके से अगर फ्लक्स कैलकुलेट करने जाए तो मुझे E ds मिलेगा, और आपको पता है कि यहां पे नेट फ्लक्स फाई नेट, क्या वो इंटीग्रेशन ऑफ E ds 0 से लेके 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा, वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन ऑफ कैपिटल आर, क्योंकि आप आउटसाइड ऑफ द स्फीयर की बात कर रहे हो, है? तो ट्रेडिशनल तरीके से फ्लक्स कैलकुलेट करना, ये बार बार मैं वही बातें लिख रहा हूं। अगर मैं गॉस थ्योरम से फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए कहूं, यहीं पे गॉस थ्योरम से फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए कहूं, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है भैया, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो, है ना? अब मुझे बताओ इस स्फीयर के अंदर, यानी ये जो गॉसियन सरफेस मैं बनाऊंगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? तो भैया जितना इस स्फीयर के अंदर चार्ज है उतना ही तो चार्ज है। भाई यहां पे जो खाली जगह पड़ी हो, यहां पे तो चार्ज है ही नहीं। तो ये जो गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया, इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है, इस बात का मेजरमेंट अगर मुझे करना है, इस बात का मुझे मेजरमेंट करना है, तो सिंपल सी बात, इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, रो का मल्टीप्लाई अगर इसकी वॉल्यूम से कर दिया तो इस पे चार्ज का पता चल जाएगा। तो मैं बस वहां पे एक ही चीज तो परिवर्तित करूंगा, यानी दैट इज क्यू इन मतलब रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम से फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। दोनों इक्वल होंगे तो प्लेस कर दो। ई ds जब इंटीग्रेट होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, विच शुड बी इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, दैट इज रो आर क्यूब upon 3 epsilon naught r square. This is the electric field intensity outside of the sphere, which is inversely proportional to r square. यानी जैसे जैसे आप उस स्फीयर से दूर जाएंगे, आप नोटिस करें कि यहां से जब आप बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो जब आप सरफेस तक जा रहे हैं तब तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, लेकिन सरफेस से जब बाहर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है। इस बात को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? E R के बीच में, जब तक R इज लेस देन ऑफ R है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगातार लीनियरली इंक्रीज कर रही है। फिर वो बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाती है? दैट इज रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट when R is equal to R, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिक्रीज करना। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो यहां पे जो मेरा डिस्कशन है वो डिस्कशन है अबाउट कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को अगर मैं चार्ज करता हूं तो उस केस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस होगा। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि चार्ज है तो फील्ड का प्रेजेंस होना लाजमी है, बट मैं ये देखना चाहता था कि क्या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, तो वो है, अवेलेबल है, ऑन द सरफेस अवेलेबल है, आउटसाइड द स्फीयर अवेलेबल है। लेकिन जब मैं कंडक्टिंग स्फीयर की बात करता था तो कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे 0 मिलती थी जब आप उसे चार्ज कर रहे हैं तो, ठीक है। और उसके लेके मैं थोड़ा सा चर्चा भी आप लोगों से करूंगा, ठीक है, और मैं कंडक्टर की प्रॉपर्टी को भी डिस्कशन में लूंगा, ठीक है। सो एक बेसिक सा डिस्कशन जो यहां पे एंड होता है। डन। नाउ मुझे नेक्स्ट आपसे जो बात करनी है वो फिर से एक इंपॉर्टेंट बात है ना, यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में मैं गॉस के यूजेस आपसे डिस्कस कर रहा हूं, और गॉस के यूजेस से, मतलब गॉस के एनालिसिस से अब मैं कुछ और बातें आपसे डिस्कस करूंगा, और वो ये है ना, वो ये क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं। जब आपसे प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूंगा, यानी जब मैं आपसे कंडक्टर की बातें कर रहा हूंगा इन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उस केस में कंडक्टर एक डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना और थोड़ा डिफरेंशिएट करके चलना कि मैं इस टाइम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूं
तो आपने चार्ज कंडक्टर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नॉट इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो प्लीज थोड़ा डिफरेंशिएट करके चलना, हम यहां पे कंडक्टर की बातें करने वाले हैं। तो कंडक्टर को लेके सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे छोटा समीकरण क्या कहता है? द मटेरियल which is used to transport the charge, which is used to transport the charge, which is used to transport the charge, यानी वो मटेरियल जो चार्ज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर? जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वो सभी क्या है? कंडक्टर है। एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे कुछ नामी ग्रामी नामी मटेरियल है जिनको आप अच्छा कंडक्टर कहते हैं, है ना? क्लियर? तो जब एक कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो चार्ज करने का मतलब क्या है? लाइक मेरे पास एक कंडक्टर है और मुझे इसे चार्ज करना है। तो जैसे ही मैं इसे चार्ज करूंगा, चार्ज करने का मतलब है मैं इससे इलेक्ट्रॉन्स फेच कर लेता हूं। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, शेल इलेक्ट्रॉन, सॉरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो फ्रीली अवेलेबल थे। आपको पता है उन्होंने अपनी क्लास को, अपनी शेल को लीव कर दिया था, रैंडमली भटक रहे थे उसके अंदर। और इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आप इस पे निगेटिव इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज करने लग जाएगा। और हम ऐसा शो करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सरफेस पे शो करते हैं, है ना? इसका रीजन भी आप लोगों को पता होना चाहिए कंडक्टर के लिए। ऐसा शो करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइकली चार्जेस रिपेल। जो लाइकली चार्ज होते हैं, एक जैसे चार्ज होते हैं, वो रिपेल करते हैं, और रिपेल करने के बाद सबसे ज्यादा दूर जाना चाहेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा दूर मतलब सरफेस, यानी वो सरफेस पे जाके कलेक्ट करते हैं। आप मुझसे यहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर फिर सरफेस से बाहर क्यों नहीं चले जाते? सबसे दूर ही जाना, तो इससे दूर ही निकल जाओ। तो आपको मैं बता देता हूं कि हम किसी चार्ज बॉडी की बात तब तक उसे चार्ज बोल सकते हैं जब तक सराउंडिंग जो है वो नॉन कंडक्टिंग है। मतलब मैंने 100% कहां पर रखा होगा? एक नॉन कंडक्टिंग सराउंडिंग्स में, एक नॉन कंडक्टिंग सराउंडिंग से मैंने इसे रखा होगा, जिससे चार्ज सराउंडिंग में ना जा पाए। अगर जाने लग गए कंडक्टिंग सराउंडिंग्स में आपने प्लेस कर दिया, तो अब पता है इस बॉडी को आप चार्ज कह ही नहीं पाओगे फिर, है ना? तो किसी बॉडी को चार्ज करना और चार्ज का उसके सरफेस पे रहना, वो सराउंडिंग में ना जाना, मतलब सराउंडिंग कैसी है? नॉन कंडक्टिंग सराउंडिंग है, चार्ज बाहर नहीं जाता है इस वजह से। ठीक है? क्लियर? इसके अलावा एक और बात, आपको पता है जो शार्प, यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो शार्प एंड, यानी एक पॉइंट और लिखेंगे, जो शार्प एजेस है, शार्प एंड, वहां पे चार्ज ज्यादा जाके कलेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा शार्प एजेस जो होती हैं वो सबसे ज्यादा दूर है, सबसे दूर, ज्यादा दूर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे इस रीजन में यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो आप ये जरूर कहेंगे शार्प एंड पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2 वो ग्रेटर देन है सिग्मा 1। यानी चार्ज डेंसिटी कहां पे ज्यादा होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी कहां पे ज्यादा देखने को मिली? वो यहां देखने को मिल रही है। ठीक है? क्लियर? तो आपको पता है, अगर मैं आपसे बोलूं लीकेज, इसको फिजिक्स की भाषा में कोरोना डिस्चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। लीकेज होने के सबसे ज्यादा चांसेस कहां से? यहीं से हैं। यहां से चार्ज लीक होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, पोटेंशियल हाई, सराउंडिंग का पोटेंशियल लो, और चार्ज का
सराउंडिंग में चले जाना। तो अगर मैं सरफेस में कहीं से भी देखूं, सबसे पहले सराउंडिंग में चार्ज कहां से जाएगा, तो आप कहोगे यहां से जाएगा। क्लियर? और ये एज अ स्पार्क आपको दिखाई देगा, स्पार्किंग, स्पार्किंग। ठीक है, लीकेज हमेशा स्पार्किंग के फॉर्म में विजुअलाइज होता है। आप उसको एक्सपीरियंस भी आपने कई बार किया होगा। ठीक है, तो कंडक्टर को लेके इतनी छोटी बातें आपको थोड़ी सी याद रखनी चाहिए, मुझे और भी बातें इससे बतानी है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब कभी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर मैं वो खुद चार्ज्ड है, अगर चार्ज्ड कंडक्टर की बात करें, चार्ज्ड कंडक्टर, चार्ज्ड कंडक्टर मतलब वो चार्ज्ड कंडक्टर है, तो एक चार्ज कंडक्टर आपको पता है कि मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस आपसे कर चुका हूं। चार्ज्ड कंडक्टर है और मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहां से पास होता गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस में अंदर फ्लक्स जो है EDS, अंदर चार्ज कितना है 0, तो E इज इक्वल टू कितना है 0। तो अगर मैं पूछूं कि एक कंडक्टर के अंदर चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, अगर एक्सटर्नल फील्ड का प्रेजेंस नहीं है तो कहेंगे 0। हाँ, क्या कहेंगे आप? उसे 0 कहेंगे। ठीक है, एक चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है 0, यहां पे होती है 0। ठीक है, सरफेस पे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर सरफेस से बाहर की बात की जाए, स्मॉल आर डिस्टेंस वेयर आर इज ग्रेटर देन ऑफ कैपिटल आर, तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। यानी अगर मैं एक स्फीयर की बात करूं और कंडक्टिंग स्फीयर की, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की बात करूं, तो बाहर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जाते हो, आर इज ग्रेटर देन ऑफ आर पे, ये पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव करने लग जाता है, बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव करने लग जाता है। तो अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है ना? क्लियर? इस केस में आप इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब अगर मुझे आवेश के बाहरी इफेक्ट से बचाना है ना, मुझे क्या करना है, मुझे किसी इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपको पता है लाइक CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसकी जो कैबिनेट है वो मेटेलिक कैबिनेट बनाने से एक फायदा है। आईफोन का जो मेटेलिक उसका अपर है, उसको बनाने का फायदा है। ठीक है, तो बाहरी इफेक्ट से, बाहरी विद्युत क्षेत्र से, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से सेव करने का एक अच्छा तरीका है, अच्छा तरीका है कंडक्टर। एक अच्छा तरीका है कंडक्टर। ठीक है, आप कहोगे सर अभी तो आपने बाहरी फील्ड के बारे में डिस्कशन ही नहीं किया, लेकिन मैं बता देता हूं कि अगर मैं एक कंडक्टर के अंदर कैविटी क्रिएट कर दूं, क्या करूं, एक कंडक्टर है और मैं इसमें कैविटी क्रिएट कर दूं, है ना, दैट कैन बी यूनिफॉर्म कैविटी और नॉन यूनिफॉर्म कैविटी, है ना। तो जब तक कैविटी नहीं थी तब तक आप ये बोल सकते हैं कि चलो बाहरी क्षेत्र से प्रभावित कर सकता है, नो डाउट खुद की चार्ज की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है 0 है, लेकिन आपने जैसे इसके अंदर कैविटी क्रिएट की, जैसे यूनिफॉर्म कैविटी और नॉन यूनिफॉर्म कैविटी, ये क्या है कैविटी, तो आप बाहरी विद्युत क्षेत्र से आप प्रभावित होते हैं, प्रभाव आपका खत्म हो जाता है ना। बाहरी विद्युत क्षेत्र से, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से आप प्रभावित रहते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या कहते हैं आप, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी करके देख सकते हैं, है ना। अपना फोन लीजिए, सिंपल अपना आपने फोन लिया और आपको पता है कि फोन कम्युनिकेशन का एक वे है, आप उसको कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हो रहा है, ईएम वेव के थ्रू हो रहा है। और अगर ईएम वेव के थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हो रहा है, इसका मतलब अगर मैं इसे एक मेटेलिक फॉइल से ढक दूं
तो इसमें सिग्नल आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अगर मैं मेटल एक फॉयल से, एल्यूमिनियम फॉयल से ढक दूंगा तो आपको पता है इसका मतलब ये उस फॉयल की कैविटी में प्लेस्ड है, और आपको पता है मैंने बताया कि कैविटी में प्लेस्ड अगर है तो ये सुरक्षित है बाहरी क्षेत्र से, बाहरी क्षेत्रीय प्रभाव से, यानी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से ये आप प्रभावित रहेगा, है ना। तो सिग्नल आने बंद हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है वो एक तरीका है जिससे आप किसी भी मोबाइल फोन के नेटवर्क को गायब कर सकते हो, है ना। शील्डिंग, कैविटी क्रिएट करना, कैविटी क्रिएट करने के बाद आपने वहां पे प्लेस करना, तो सुरक्षित। तो जब भी मुझे कोई एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी सेंसिटिव डिवाइस बनानी होती है जिसको बाहरी विद्युत क्षेत्र से यानी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से सुरक्षित रखना है, तो मैं उसे एक मेटेलिक कैविटी में प्लेस करूंगा, और मेटेलिक कैविटी में प्लेस करने से वो सुरक्षित रहेगा, प्रभावित नहीं रहेगा। ये कंडक्टर के बारे में थोड़ी सी बातें हैं, ठीक है। जब आप बात कर रहे हो तो किसकी, ठीक है, तो अगर आप इसे चार्ज करोगे तो चार्ज करने पे चार्ज अपर सरफेस रीजन में जाके कलेक्ट हो जाएगा, और आपको पता है कि अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां भी कितनी होगी, 0, और यहां भी कितनी होगी, 0, ठीक है, क्लियर। अगर किसी कंडक्टर को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देखो अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा कंडक्टर को, ये कंडक्टर, तो जब आप इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो होगा क्या, कहीं ना कहीं पॉजिटिव से डाइवर्स होकर नेगेटिव जा रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ जाएंगे, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस आ जाएगा। तो ये जो अंदर ई इन है, ये है ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। क्या है, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। तो आपको पता है कि जब आप किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, उस केस में आप कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आपको पता है खुद अगर चार्ज है तो उसके अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 देखने को मिलती है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, बेसिक प्रॉपर्टीज है ना। वैसे आगे चल के एक टॉपिक पढ़ाऊंगा ना मैं, कैपेसिटर, उसमें भी मैं बहुत सारी बातें इसके रिलेटेड बताने वाला हूं, लेकिन अभी इतनी ही सी बातें आप ध्यान रखो, ठीक है। चलो, तो आज का समीकरण गॉस थ्योरम को लेके था, मैंने वो आपसे डिस्कस कर लिया, है ना। और मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, वो क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है। और मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, है ना। कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और मेरे पास पहला क्वेश्चन ये, सभी स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें, है ना। लिखा है, अ क्यूब ऑफ अ मेटल इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज क्यू, यानी क्यूब है, मेटल क्यूब है, उसको चार्ज दिया गया क्यू। फॉर दिस सिस्टम विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सर्फेस ऑफ द क्यूब इज 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद इन द क्यूब इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद इन द क्यूब। ठीक है, क्लियर। अब यार एक क्यूब है, एक मेटेलिक क्यूब। अगर आप एक मेटेलिक क्यूब है, आप इसको एक काम करो, क्यूब से ना समझ के आप स्फीयर से समझ लो, बात दोनों की एक जैसी ही है, क्योंकि स्फीयर के बारे में आप अच्छे से जानते हो। दैट्स व्हाई आप क्या करो, स्फीयर का यूज करो। आपने एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया, है ना, एक आपने कंडक्टिंग स्फीयर लिया क्यूब की जगह, इसे आपने चार्ज कर दिया, चार्ज इसके सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर गया, कंडक्टिंग है, दैट्स व्हाई अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0। अगर आप सरफेस पे जाते हैं तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर सरफेस से आप बाहर जाते हैं तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो आपको पता है कि स्फीयर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0। हर जगह कितनी है, 0। हर जगह कितनी है, 0। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको 0 देखने को मिली, लेकिन जैसे ही बाहर आप निकले वैसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करने लग गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर यह बात कही जा सकती है। ठीक है, अब यार इसमें कुछ वर्ड पोटेंशियल को लेके हैं वैसे, लेकिन पोटेंशियल मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया है, लेकिन यहां पे एक छोटी सी बात आप रख लो कि E इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ dV अपॉन dr। If there is the varying potential exist, then there is the presence of electric field intensity। जहां पे varying potential होता है वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, और जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है ना,
पोटेंशियल कांस्टेंट है, वहां पे E क्या है, 0 है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें तो जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही अंदर हर जगह होता है, तो हर जगह पोटेंशियल सेम है। देयर इज नो वेरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। वैसे मैं आगे चल के पोटेंशियल के बारे में जब चर्चा कर रहा हूं तो आपको आसानी से बात समझा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद इन द क्यूब, विद इन द क्यूब, नो से नो, ये बिल्कुल ऐसा नहीं। देखो अंदर हर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, नो। ऐसे ही आप क्यूब के लिए समझ लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द क्यूब। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मींस सरफेस पे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो परपेंडिकुलर टू सरफेस, यहां परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहां पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहां पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहां पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी जम रही है, तो सी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद इन द क्यूब इज 0, नो, वी अवेलेबल है, जितना सरफेस पे उतना ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द क्यूब इज 0, नो, सरफेस से पोटेंशियल है। ठीक है, मेरे पास फॉर्मूले भी हैं, लेकिन अभी नहीं। मैंने बोला ना कि अभी हमने ये टॉपिक आपको कंप्लीट करके नहीं दिया है, तो आप थोड़ा सा ठहरे, थोड़ा सा रुके, है ना। लेकिन जो आंसर आपसे मैच कर रहे हैं, यहां पे मैच कर रहा है, उसका आप आंसर दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, क्लियर, कंडक्टिंग सरफेस, डन। हाँ, मैं इस प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं इसमें भी ऐड करना चाहता हूं कि अगर मैं एक कंडक्टिंग सरफेस की बात करूं तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, हमेशा सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं पूछूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। ऐसा ध्यान रखा जा सकता है। यहां कैसी होगी, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। यहां पे कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है, क्लियर, डन। तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टीज से कहीं ना कहीं क्वेश्चन था, डन। तो ये आंसर भी आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक बार देखते हैं, वो ये है। ओके, कुछ अच्छे से क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं लॉजिकली मैं इनको बता चुका हूं ऑलरेडी। लिखा है ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो। इसका मतलब 100% ये सिलेंडर कैसा होगा, वॉल्यूमेट्रिक। कैसा होगा सिलेंडर, कैसा होगा, नॉन कंडक्टिंग। कैसा होगा, नॉन कंडक्टिंग। अभी रिसेंटली हमने इसको लेके चर्चा की है यार, अभी जस्ट चर्चा की है, देखो की है ना, मैंने इसको लेके चर्चा की है। अगर मैं स्फीयर को लेके चर्चा कर सकता हूं तो सिंपल सी बात मैं सिलेंडर को लेके भी चर्चा कर सकता हूं। सिलेंडर में कुछ अलग से तो भैया नहीं है, ठीक है। तो आपके पास एक सिलेंडर, वो भी चार्ज्ड, कैसा, चार्ज्ड, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज्ड, मतलब चार्ज इसमें कुछ इस टाइप से भरा हुआ है। इस वॉल्यूमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली। इसकी डेंसिटी कितनी है, रो। द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम इज कैपिटल आर, यानी इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, बिल्कुल ठीक बात है, स्फीयर जैसा। अ चार्ज पार्टिकल क्यू रिवॉल्व अराउंड द सिलेंडर। एक चार्ज पार्टिकल है जो एक सिलेंडर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, सर्कुलर पाथ रिवॉल्व कर रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, यानी जो इलेक्ट्रॉन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं स्पीड की के बारे में ये आपसे पूछना चाहता है ना। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, 11th का एक कॉन्सेप्ट रिकॉल कर सकते हैं, सेंट्रीपेटल व सर्कुलर मोशन वाला, कि भाई इसे चार्ज को कोई ना कोई अट्रैक्ट कर रहा होगा। कौन अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसकी फील्ड, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल फोर्स लग सकता है। 100% ये चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर मैं इसे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करता हूं तो आप मुझे एक बात बता सकते हो कि सिलेंडर से आर डिस्टेंस पे, वेयर आर इज ग्रेटर देन ऑफ आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, उसकी बात करनी है। तो आपको पता है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस जो आप ड्रॉ करोगे, उस गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ईडीएस
और आपको पता है वो हमेशा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ई डी एस सरफेस एरिया, अगर मैं देखूं सिलेंडर का सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एल क्यू इन। अंदर इसके चार्ज कितना है, तो रो इनटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो पाई आर एल कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर, यानी सिलेंडर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। अगर मैं अंदर रखे चार्ज की बात करूं तो चार्ज अंदर कितना है, अगर कैपिटल आर, ठीक है, तो ये कैपिटल आर। अगर मैं सिलेंडर से बाहर की बात करता हूं, ये स्मॉल आर था एक्चुअली, स्मॉल आर, तो यहां पे आपके पास स्मॉल आर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं सिलेंडर से बाहर की बात करूं तो सिलेंडर से बाहर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ईडीएस सरफेस एरिया, सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस सिलेंडर जैसा बनेगा, उसका सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर एल, है ना। मैं सिलेंडर के अंदर चार्ज की बात करूं तो चार्ज इक्वल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, है ना। फर्दर सॉल्व किया, आपके पास आंसर आया ये। तो फोर्स कितना होगा चार्ज पे, क्यू ई, तो क्यू ई कितना है, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर फोर्स है। आपको पता है ये जो फोर्स है एफ, वो mv स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा, तो इक्वल टू क्यू इंटू रो कैपिटल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, आर से आर गया, तो यहां से mv स्क्वायर की जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू क्यू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइल नोट करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ mv स्क्वायर के बराबर। mv स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो हाफ ऑफ क्यू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, द आंसर इज क्यू रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कोई आंसर बनता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, क्या ऐसा आंसर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई, है ना। ये आपके पास यहां पे एक मिस्टेक, ये आर स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि यहां पे पाई आर स्क्वायर था, तो पाई रो आर स्क्वायर, तो यहां पे रो आर स्क्वायर और डाल सकते हैं यहां पे, है ना। ये आपके पास आर स्क्वायर, तो मेरे पास यहां पे रिजल्ट क्या बन के आ रहा है, क्यू रो आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू रो आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट बन के तैयार हो रहा है ना। दिस इज द फर्स्ट आंसर, क्लियर है। तो मैं आपसे क्या बताना चाहता हूं, देखो अगर एनालिसिस बदली, मैंने बोला कि पहले मैंने बताया आपको स्फीयर के बारे में, सिलेंड्रिकल सिचुएशन देखने को मिली, तो ऐसा थोड़ा ना कॉन्सेप्ट बदल जाए, कॉन्सेप्ट तो वही यूज करना है आपने, है ना। ये आपके पास सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये है, और ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा जबरदस्त क्वेश्चन, मजेदार सा क्वेश्चन है ना, एक मजेदार सा क्वेश्चन है ये। और इससे मैंने बोला ना कि हम कई बार यार मैंने बोला ना कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।